अभी इंस्पेक्शन चल ही रहा था। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मोबाइल पे फ़ोन आता है मुंबई से। मेरे सेंट्रल ऑफिस में एक जानने वाले थे, सेम डिपार्टमेंट में काम करते थे। बोले जोशी जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले आप जिस बैंक में इंस्पेक्शन कर रहे हो और वो बात यहाँ तक पहुँच गई है, आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा मतलब ऊपर तक भी लोगों की जान पहचान होती है, तो कुछ ऐसा ना लिखिए कि बाद में वो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन ऑफ योर जॉब। मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है और इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ आरबीआई से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज, कुछ रोचक किस्से। कुछ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुए हैं, कुछ मैंने सुने हैं और कुछ मैंने पढ़े हैं। आज बात करते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं एक फॉरेन बैंक इंस्पेक्शन में गया। ये बात है हैदराबाद की, जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन में पोस्टेड था, ग्रेड बी ऑफिसर था, मैनेजर था। इंडिया में बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं, केवल एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या सिटी बैंक की बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली एक छोटे बैंक की, और ऑफ कोर्स आरबीआई की कॉन्फिडेंशियलिटी को बात करते हुए यहाँ पर आइडिया है कि किस तरीके का काम होता है, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो नाम चाहे वो बैंक का हो चाहे वो लोगों के हो, मैं अवॉइड करूंगा। जैसा कि सभी सरकारी नौकरियों में होता है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एरिया में काम करते हो। इनिशियली मैं इशू डिपार्टमेंट में था। जब मैं डीबीएस में चला गया तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली फॉरेन बैंक का इंस्पेक्शन करने की, और मेरा जो एक्सपीरियंस था कुछ ऐसे ज्यादा नहीं था, डिपार्टमेंट में काम करने का भी और फॉरेन बैंक का तो आई थिंक मैं पहली बार इंस्पेक्शन कर रहा था। को सिखाया जाता है कि आप जाके सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, यानी कि बैलेंस शीट। इसमें से बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो बैंकों में जॉब करते हैं, फिर भी मैं आपको बहुत सारे सीक्रेट नहीं बताऊंगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आई वुड से। तो हमें बैलेंस शीट देखनी होती है। फॉरेन बैंक है जिसकी इंडिया में 3 या 4 ऑफिस थे, मोस्टली ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। इस समय इंडिया में कितने 46 फॉरेन बैंक्स हैं। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं उनमें से जिनका एक ही ऑफिस होगा, बॉम्बे में होगा या दिल्ली में होगा, और कईयों के 2-3 ऑफिस हैं। ऐसे बैंक भी काफी सारे हैं। इस बैंक में मैं गया, इनके 3 या 4 ऑफिस थे इंडिया में, तो हैदराबाद में ये ऑफिस है। और मैंने जब बैलेंस शीट मंगाई तो मैं देखता हूँ अरे इसके तो बिजनेस में कुछ ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि फॉरेन बैंक में डिपॉजिट मोस्टली कम ही होता है और उनकी जो लेंडिंग होती है वो भी कुछ स्पेशल कंपनीज को जहां पर उनकी रिलेशनशिप होती है वो ज्यादा होती है। मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ ज्यादा बिजनेस है ही नहीं। बट फिर मैं और थोड़ा डिटेल में गया, भाई इनकी इनकम कहाँ से आ रही है। अब हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं ना, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में गया तो नहीं, इनकम तो है, इनकम है एक्सपोर्ट क्रेडिट में। एक्सपोर्ट क्रेडिट की ब्यूटी क्या है कि ये बहुत जल्दी रिसाइकिल हो जाता है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। आपको किसी एक्सपोर्टर को फाइनेंस करना है, आप एक बैंकर हैं, तो अब एक्सपोर्टर है, माना वो गारमेंट एक्सपोर्टर है। हमारे देश से बहुत सारा गारमेंट एक्सपोर्ट होता है। गारमेंट बनाने के लिए क्या होगा, पहले उसको कुछ रॉ मटेरियल लेना होगा। सपोज क्लोथ लिया, उसको लेबर को पेमेंट करनी होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो पैसा आएगा जब वो कंसाइनमेंट भेज देगा, सपोज वो यूएसए को जा रहा है, वहां जब माल पहुंच जाएगा उसके बाद ही तो वो पेमेंट करेगा। अब ये जो एक्सपोर्टर है यहाँ पे, इसके पास क्या गारंटी है कि सामने वाला इसका माल खरीदेगा। नॉर्मली क्या होता है, इसमें एक एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। जो बायर है उधर विदेश में, वो बायर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाता है अपने बैंक के माध्यम से, जो यहाँ पर इसका बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर ये लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट लोन मिलना आसान हो जाता है। प्री शिपमेंट क्रेडिट बोलते हैं, जो सबसे पॉपुलर है यहाँ पे। प्री शिपमेंट मतलब अब ये जो माल खरीदा उन्होंने, कपड़ा खरीदा, लेबर को पेमेंट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग की जो भी प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट की जो भी प्रोसेस है, जब तक वो शिप में नहीं चला जाता है उस दौरान फाइनेंस करने के प्रोसेस को बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। लेटर ऑफ क्रेडिट की बैकिंग है पीछे से, तो बैंक के लिए वो रिस्क बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर जब मैंने इस बैंक में देखा, भाई इस बैंक की 60% 65% जो इनकम है केवल और केवल ये एलसी बेस्ड फाइनेंसिंग से है। अब बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई है, फॉरेन बैंक है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है और ये बार बार दिए जा रहा है। तो भाई मैंने कहा ऐसा कौन सा ब्यूटी है, ये जो एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ से क्यों लोन ले रहे हैं। ये एलसी बेस्ड लोन तो किसी भी बैंक से मिल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इन्हें बहुत कम रेट में देगा, क्योंकि नॉर्मली वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। और बस बात ये थी
वो जो एक्सपोर्टर कंपनीज थी जिनको ये फाइनेंस कर रहे थे उनका एसबीआई में भी अकाउंट है, क्योंकि वो एलसी वहीं से एक्सेप्ट की जा रही है। मुझे लगा कुछ तो इसमें गड़बड़ होगा, क्योंकि ये एक्सपोर्टर हाई इंटरेस्ट रेट पर ये फॉरेन बैंक से क्यों लोन लेगा। मैंने कोशिश की समझने की। अब मैंने ये भी देखा कि ये जो बैंक वाले लोग हैं इनको भी लिमिटेड ही अंडरस्टैंडिंग है। हम पता है किसी भी रोल में ऐसा नहीं है कि हम डे 1 पे गए इंस्पेक्शन में और हमें सब पता है। वी हैव टू लर्न टुगेदर। अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि ये अभी सॉल्व नहीं हो रहा है मेरे से। मैं वापस ऑफिस गया और ऑफिस में हमारे सीनियर हैं डीजीएम सर, बल्कि सर से अभी भी टच में हैं। हमारे यहाँ पे सर मॉक इंटरव्यू लेने आते हैं। सर से मैंने पूछा कि सर आप मुझे थोड़ा समझाइए, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें लगता है ये एलसी पर डबल फाइनेंसिंग हो रही है। एक दूसरा बैंक कर चुका है उधर फाइनेंस और उसी एलसी पे यहाँ पर इस बैंक ने फाइनेंस कर दिया है और मेरे पास इसका ये सपोर्ट है। कॉन्फिडेंस 100% नहीं हो सकता है बिकॉज देयर आर मेनी ग्रे एरियाज इन बिटवीन। तो सर ने भी पूरा डिटेल में समझा, स्टडी किया, करीब हमने 1.5-2 घंटा उस पर डिस्कस किया। तो सर ने कहा देखो मैंने भी ये चीज पहले देखी है, कुछ जगह मुझे भी डाउट हुआ था और आपका जो असेसमेंट है वो एकदम सही लग रहा है मुझे। यू राइट दिस। कुछ भी चीज हम लिखने जाते हैं, अगर हम इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखते हैं तो वी हैव टू बी 100% कॉन्फिडेंट हम जो लिख रहे हैं वो सही है। किसी पर ऐसे झूठे आरोप लगाना, बैंक को परेशान करना कभी भी हमारी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और होती है, हम जब रिपोर्ट लिखते हैं वो बैंक वालों को दिखाई जाती है, वो डिस्कस की जाती है। तो मैंने उनको बताया बैंक वालों को कि मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं और मेरे हिसाब से आप ये चीज गलत कर रहे हो। और बैंक वालों को समझ में आया कि उनके पास इस चीज का कोई सही जवाब नहीं है। उनको भी लगा कि मैं जो डबल फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूं कि सेम एलसी पे एक दूसरे बैंक द्वारा लोन दिया जा चुका है और दूसरा लोन अब आपने दे दिया, क्योंकि आपने दूसरा लोन दिया है इसलिए गलती आपकी मानी जाएगी। ये बात उनके सीईओ तक पहुंच गई। आरबीआई का इंस्पेक्शन है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो टॉप लेवल तक पहुंच जाती है। सीईओ बॉम्बे बैठते थे। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा इंस्पेक्शन के लिए तो देखा सीईओ साहब सामने आ गई। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा और थोड़ा ये भी लगा कि ऐसा तो नहीं आई एम डूइंग टू मच। उन्होंने कर्टसी के लिए बोला कि आज हम लंच के लिए बाहर चलेंगे, सर यू प्लीज ज्वाइन अस। तो कर्टसी की बात है, कभी भी ये मत समझे कि एक किसी के साथ लंच या डिनर कर लेने से वो गलत काम हो जाता है। तो जहां एक और हमें अपनी ड्यूटी कर दी है वहां पर हमें अपनी अच्छी रिलेशनशिप भी बनाए रखनी होती है। हम लंच पे गए, लंच पे काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ, इनफॉर्मल तरीके से मैंने उनको बताया एंड आई थिंक ही कुड रियलाइज कि ये चीज उनके स्टाफ को भी पता नहीं थी। उनकी इंटेंशन शायद खराब नहीं थी बट कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा था। उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी मुझे कन्विंस करने की कि मैं जो भी चीजें रिपोर्ट में लिखूं वो ऐसे लिखूं कि बैंक के खिलाफ कम से कम जाए, लेकिन मेरी जो ड्यूटी बनती है टू द बेस्ट ऑफ माई इंटरेस्ट वो मुझे करनी है। अभी इंस्पेक्शन चल ही रहा था। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मोबाइल पे फोन आता है मुंबई से। मेरे सेंट्रल ऑफिस में एक जानने वाले थे, सेम डिपार्टमेंट में काम करते थे। होता कैसा है, हम रीजनल ऑफिस में काम कर रहे हैं, सेंट्रल ऑफिस मुंबई अल्टीमेटली कंट्रोल करता है आरबीआई के केस में भी, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी। जानने वाले सर का फोन आया आरबीआई में, बोले जोशी जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर क्या हुआ। बोले आप जिस बैंक में इंस्पेक्शन कर रहे हो और वो बात यहाँ तक पहुंच गई है, आप देख लीजिएगा कि थोड़ा सा मतलब ऊपर तक भी लोगों की जान पहचान होती है, तो कुछ ऐसा ना लिखिए कि बाद में वो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाए। कुछ थ्रेटनिंग नहीं था वो कॉल, वो तो एडवाइजरी था, वो तो मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने कुछ नाम भी लिए, ऑफ कोर्स आई एम अवॉइडिंग दैट। लेकिन मुझे लगा नहीं मैं तो ठीक लिख रहा हूँ। मैंने उनको बताया पूरा कि सर मैंने ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने डिस्कस भी किया है अपने सीनियर से और मैं बैंक के भी टॉप लेवल तक ये डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा एम आई डूइंग टू मच, बट देन आई रियलाइज नो दिस इज द पार्ट ऑफ माई जॉब, नाउ देयर इज नो पॉइंट कि मैं अपना कहीं भी स्टांस डाइल्यूट करूं। लेकिन सबसे ज्यादा मजा पता है क्या आया था उस दौरान, उस 5-6 दिन के इंस्पेक्शन के दौरान जो मैंने सीखा, जो मैंने पैकिंग क्रेडिट को समझा, एक्सपोर्ट क्रेडिट को समझा और जो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस उसके बाद बढ़ा। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे इंस्पेक्शंस किए। उसके बाद मैं फॉरेन बैंक के इंस्पेक्शन के लिए मुंबई भी गया और मुझे सच में लगा कि जो मैं लेट तक जाग करके बैंक में ब्रांच में बैठ के इंस्पेक्शन कर रहा था उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसके बाद मुझे और अच्छे इंटरेस्टिंग असाइनमेंट मिले। तो दोस्तों ऐसी बातें हम करते रहेंगे इस सीरीज में, शॉर्ट स्टोरीज ऑफ आरबीआई। माय एम इज
टू डिमिस्टिफाई वर्किंग ऑफ आरबीआई। आपके कोई कमेंट हो प्लीज कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल, टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।